आज हम लोग बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है अस्थमा, जो एक कंडीशन है और बहुत कॉमन है। अगर देखा जाए तो इसका प्रिवलेंस लगभग 1 से 15% हर कंट्री में, अलग अलग कंट्री में लोग इससे ग्रसित हैं। इंडिया में अगर बात की जाए तो अराउंड 3% लोग अस्थमा से ग्रसित हैं। अस्थमा एक तरीके की कंडीशन है जिसमें हमारी सांस की नलियों में कंस्ट्रिक्शन सिकुड़न आने लगती है, जिसकी वजह से कफ प्रोडक्शन और ट्रिगर्ड कफिंग होने लगती है। अस्थमा के सिम्टम्स माइल्ड से लेकर वेरी सीवियर तक हो सकते हैं, यहाँ तक कि लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा एपिसोड्स भी हो सकते हैं। अगर अस्थमा को पहचानेंगे कैसे? अस्थमा, वैसे अस्थमा वर्ड आया हो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है पैंटिंग। पैंटिंग मतलब होता है हाफना, तो अस्थमा इसी वर्ड से डिराइव किया गया है। अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें कि लक्षण क्या है अस्थमा के, जिससे हम लोग पहचान सकें कि पेशेंट अस्थमा से पीड़ित है। पेशेंट को अगर खांसी आ रही है, चाहे बलगम हो भी सकता है, नहीं भी, सांस फूल रही है, चेस्ट में जकड़न हो रही है, बीजिंग आवाज, लाइक सीटी जैसी आवाज आ रही है, और ये सिम्टम्स ऐसा नहीं रेगुलर रह सकते, ये सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं। रात के टाइम एपिसोडिक हो सकते हैं, रात के टाइम बढ़ जाना सिम्टम, नींद डिस्टर्ब होना, कफिंग होना नाइट के टाइम या सुबह के टाइम, तो ये अस्थमा के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अगर हम जब अस्थमा के सिम्टम्स के बारे में हमने बात कर ली तो अब ये सवाल उठता है कि भाई इसके रिस्क फैक्टर क्या है, कि हम में आप में कौन लोग हैं जो अस्थमा से मतलब पीड़ित हो सकते हैं, या आने वाले समय में संभावना है कि हम लोग अस्थमा से पीड़ित हो सकते हैं। तो अगर रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो जेनेटिक फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपके घर में ब्लड रिलेशन में किसी को अस्थमा एलर्जीज है तो चांसेस है कि आप अस्थमा डेवलप कर लें, तो इसलिए अपने सिम्टम्स से बड़ा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ फिर एनवायरमेंटल फैक्टर, जो पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बायोमास फ्यूल एक्सपोजर हो रहा है, बाकी ओवरवेट लोग जो लोग हैं, लोग जो कुछ ऑक्यूपेशन से जुड़े हैं जैसे फार्मर वगैरह जो पेस्टिसाइड्स या केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, या हेयर ड्रायर वगैरह और ब्रिंगल्स वगैरह में काम करने वाले लोग, जो भी जहाँ भी एक्सपोजर हो रहा है वो लोग रिस्क में आ जाते हैं अस्थमा डेवलप करने के। अब अगर अस्थमा के सिम्टम्स हमें पता चल गए, हमें ये भी पता चल गया कि कौन लोग इसके प्रोन है कि वो अस्थमा डेवलप कर लें, तो अस्थमा के ट्रिगर क्या है? क्योंकि अस्थमा शुरुआत में एपिसोडिक कंडीशन होती है कि ट्रिगर मिला तभी लोग कहते हैं कि हम जांच कराते हैं, मेरा एक्सरे, मेरी जांचें सब नॉर्मल आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो ट्रिगर होता है। जब ट्रिगर मिला उसी समय आपको शुरुआत में सिम्टम्स रहे, जैसे ही ट्रिगर आपका गया आप बिल्कुल नॉर्मल हो गए, इसीलिए आपकी शुरुआत में आपकी जांचें, एक्सरे वगैरह है चीज़ नॉर्मल लिखते हैं। तो जो ट्रिगर की अगर बात करें तो इसमें एनवायरमेंटल ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पोल्यूशन है, स्मोकिंग हो गई आपकी, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, आपका धूल हो गया, डस्ट हो गया, आपका पॉलेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं इसमें। बाकी अगर जो है ना मौसम का जो बदलाव है, इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको अस्थमा के लिए ट्रिगर करेगा। लंग इन्फेक्शन, खासतौर से वायरल इन्फेक्शन, जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं मौसम चेंज होने के बाद वायरल इन्फेक्शन हो गए हैं। वायरल इन्फेक्शन एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर है जो अस्थमा को आपका प्रेसिपिटेट कर सकता है। अब अगर हम ट्रिगर की बात करें अस्थमा की, अगर हम इन ट्रिगरों से बचाव रखें, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे घरों में पेट्स होते हैं, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चिड़िया, कबूतर, इनके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो भी एक ट्रिगर है अस्थमा को प्रेसिपिटेट करने के लिए। अब अगर हम बात करें कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है, अस्थमा के अगर हमें ट्रिगर भी पता है तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। देखिए, अस्थमा एक माइल्ड से आपकी डेली लाइफ एक्टिविटी से हिंडर करने से लेकर लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा एपिसोड तक पेशेंट्स को हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में अगर अस्थमा को नहीं कंट्रोल किया जाए तो ये शुरुआत में तो एपिसोडिक होता है कि जब ट्रिगर मिला, मौसम चेंज हुआ तो सांस की नलियों में सिकुड़न आई और हमको सिम्टम्स मिले, लेकिन एक समय के बाद अगर सिम्टम्स को नहीं कंट्रोल किया जाता है तो धीरे धीरे सांस की नलियों में परमानेंट सिकुड़न, कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सिम्टम्स हमारे परसिस्ट करने लगते हैं। जैसे शुरुआत में सिम्टम्स हमारे साल में 1 बार या 2 बार, फिर क्या होने लगा, वो सिम्टम्स धीरे धीरे हमारे बढ़ना स्टार्ट हो गए, क्योंकि जैसे जैसे सांस की नलियों में सिकुड़न आने लगी, परमानेंट सिकुड़न आने लगी, तो वो सिम्टम्स भी परसिस्ट करने लगे। और जो जितने भी सीवियर अस्थमा अटैक्स होते हैं, जो दवाओं में रेगुलेटरी की जाती है, वो इसीलिए की जाती है कि जो हमारे अस्थमा के ट्रिगर्स आ रहे हैं या अटैक्स आ रहे हैं उनको प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि हर एपिसोड अस्थमा का कोई कुछ ना कुछ आपका लंग फंक्शन डिक्लाइन परमानेंटली करते जाएगा।
इसलिए कोशिश ये की जाती है कि अस्थमा को कंट्रोल किया जाए। अगर दवाएं ली जाए अस्थमा की, प्रिवेंशन की बात करें, अगर दवाएं ली जाए अस्थमा की तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेंशन में आपको अपने डॉक्टर के साथ बैठना है, अस्थमा रिलेटेड प्लान बनाना है कि कब दवाएं जो बताई गई वो प्रॉपर लेना है। टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग कैसे दवा ले रहे हैं वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर दवा का डिपोजिशन ही नहीं लंग पे होगा तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो अगर डॉक्टर की जो आपके विजिट्स हैं उनको रेगुलरली करिए, अगर बीच में कोई दिक्कत आती है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, आपका जो ट्रिगर है जिसके बारे में हमने आपको बताया, जो ट्रिगरिंग फैक्टर है उनको अवॉइड करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आप डेली लाइफ में देखिए, खासतौर से फीमेल्स पेशेंट घर में धूल है, डस्ट है, वो एक रेगुलर बेसिस पर करती है, लेकिन ये एक ट्रिगर है। आप अगर ट्रिगर के संपर्क में लगातार रहेंगी तो दवा खाने के बाद भी आपको अस्थमा के अटैक्स आने के चांसेस हैं। तो जो ट्रिगर हम अवॉइड कर सकते हैं वो बिल्कुल आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इट्स नॉट अ सिंपल कंडीशन कि हम उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे हमको सांस लेनी है, क्योंकि लंग एक ऐसा ऑर्गन है जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है बाहरी वातावरण से। भाई किसी को शुगर है, कुछ है, तो वो परहेज कर सकता है, लेकिन लंग में ऐसा है कि एनवायरनमेंट को उससे सांस लेनी लेनी है, तो जो भी चेंजेस लंग्स में मतलब एनवायरनमेंट में हो रहे हैं वो पेशेंट पे आते हैं। तो हम एनवायरनमेंट तो नहीं अभी चेंज कर सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं घरों में, डस्ट, धूल, जो बाकी ट्रिगर बताया है उसे अवॉइड करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि अस्थमा को लेकर जो इनहेलर्स हैं, इनहेलर्स के लिए बड़ा भ्रम अभी भी लोगों के बीच है कि इससे आदत पड़ जाती है, इसके साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। तो इनहेलर्स अगर बात की जाए तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है अस्थमा में। इनहेलर्स एक ऐसी दवा है, ये एडवांस दवाएँ हैं, जैसे आप स्किन में लगाने की दवा, आँख में डालने की दवा, या एडवांस दवाएँ बनाई गई कि वो डायरेक्ट अपने टारगेट ऑर्गन तक रीच करें। ऐसी इनहेलर्स बनाए गए हैं कि वो आपके डायरेक्ट लंग्स में पहुंच रहे हैं। तो जितने भी सिस्टम हो रहे हैं, चाहे वो हार्ट हो, पेट हो, सबको बाईपास कर रहा है। तो इनहेलर्स से साइड इफेक्ट बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं। बहुत ही सेफ दवा है, चाहे बच्चे की बात करें, चाहे लेडीज हो, चाहे प्रेग्नेंट लेडीज हो। बस ये है कि कौन सा इनहेलर किस डोज को लेना है आपको डॉक्टर डिसाइड करेगा। बहुत ही सेफ दवा है, तो इनहेलर्स की घाटियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपनी दवा को प्रॉपर से लेते हैं तो हम अस्थमा को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। जिस हिसाब से पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आप लोग देख ही रहे सभी में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे हम लोग ने पहले स्वाइन फ्लू देखा, फिर हम लोग ने कोविड देखा, ऐसी सांस की बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो अपनी बीमारी की नॉलेज होना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको नॉलेज होगी कि भाई क्या चीज़ है, मैं कैसे इसे डिटेक्ट कर सकता हूँ, मैं किस रिस्क फैक्टर में आ रहा हूँ, मैं कैसे इसको प्रिवेंट कर सकता हूँ, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि अगर हमें अपनी बीमारी की नॉलेज ही नहीं होगी तो हम उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पेशेंट जो मोस्टली हम लोग अपनी ओपीडीज में देखते हैं बड़ी लेट स्टेज में हम लोग के पास आता है, जब लंग्स में परमानेंट सिकुलर कंस्ट्रक्शन आने स्टार्ट हो चुकी होती है। तो अस्थमा में जितनी अर्ली डिटेक्शन ट्रीटमेंट शुरू किया जाए, खासकर बच्चों में, और जितनी अर्ली उतनी जल्दी हम लोग इसको कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि एक बार अगर लंग में सिकुलर आने शुरू हो गई कंस्ट्रक्शन, तो फिर धीरे धीरे ये चेंजेस परमानेंट की तरफ जाने लगते हैं और पेशेंट को जो कंडीशन होती है उसकी परसिस्ट करती है। इसलिए यह है कि बेटर हम लोग जो अस्थमा डे बनाया जाता है इसका इसीलिए है कि हम लोग अवेयर हो इस बीमारी के बारे में और इससे बच सकें। तो यही है। थैंक यू गाइस, जो इसमें आप लोग ध्यान रखिए अपना, और कैसे बचाव करना है उस पर ध्यान दीजिए। उम्मीद है कि हम लोग इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू।